क्योंकि दोस्तों हमारा नाम ही है बिजनेस करेगा इंडिया। तो हमारा तो लक्ष्य ही रहता है कि हमेशा लोगों को बिजनेस करना सिखाएं और जितनी हेल्प हो सके हमारी तरफ से वो हम कर सकें। तो आज का टॉपिक यही है। आपने देखा होगा कि मैंने एक सीरीज बनाई थी 7 वीडियोस की, जिसमें मैंने स्टार्टअप्स के लिए जो भी टैक्स और कंप्लाइंस लाइसेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी मैंने सारी जानकारी उन वीडियोस में दी थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो जानकारी या तो आप तक ढंग से पहुंच नहीं पाई या फिर काफ़ी कम पहुंच पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि स्टार्टअप्स के लिए कौन-कौन से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टअप कुछ कुछ भी हो सकता है। स्टार्टअप कोई भी हो सकता है। कोई छोटे से छोटा बिज़नेस हो सकता है, कोई बड़े से बड़ा आइडिया हो सकता है। किसी भी तरीके का कुछ भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टअप होता है। अब बात यहाँ पे देखो कई काफ़ी सारी आती हैं कि स्टार्टअप के लिए किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, फंडिंग कैसे मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, पार्टनरशिप में करें, कैसे करें और क्या प्रोडक्ट चूज़ करें, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे टैक्सेशन और लीगल कंप्लायंसेस से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उसको समझिए, नोट कीजिए। सबसे पहला स्टेप है, आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको बिजनेस जो है वो अकेले करना है या पार्टनरशिप में करना है। तो अगर करना है आपको अकेले तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से, जिसको हिंदी में एकल स्वामित्व कहते हैं, यानी आप अकेले ही उसके मालिक होते हैं। और इसी का ही बड़ा प्रारूप होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो आप प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं, वन पर्सन कंपनी भी कर सकते हैं, लेकिन वन पर्सन कंपनी सिर्फ तभी अपनाएं अगर आपको लगता है कि भाई हमको जो बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जो भी हमारे टाई अप्स होंगे, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओपीसी जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। अदरवाइज आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बिजनेस अपना स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप में करूं तो पार्टनरशिप के कई तरीके हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि नॉर्मल एक नोटराइज्ड डीड हम बनाएं और उसके बेसिस पे अपना एक नया पैन कार्ड बनाएं और आगे काम स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर वही वाली बात है कि इसी का बड़ा प्रारूप में अगर हम जाते हैं तो रजिस्टर्ड डीड हम बना सकते हैं कोर्ट से। इसके अलावा हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं है और आप सीधा प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं या फिर सीधा एलएलपी बना लेते हैं तो ये बहुत नुकसान होगा आपका, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे आपके आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि सबसे पहले तो चूज़ करें कि हमें काम अकेले करना है, बड़े लेवल पे करना है या पार्टनरशिप में करना है, किस तरीके से करना है। उसके हिसाब से जो भी आप फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज़ करेंगे, उसी के आगे कंप्लायंसेस चलेंगी। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी रिक्वायरमेंट तब आती है जब आप 40 लाख से ऊपर का बिजनेस करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख से ऊपर का बिजनेस करते हैं। उससे पहले जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कई बार क्या होता है कि कुछ केस में आपको जीएसटी लेना ही लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल देना ही पड़ता है। जैसे ई कॉमर्स का काम हो गया, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे किसी पे भी आप बेच रहे हो और वहाँ पे आपको जो बिल आप बनाओगे तो वहाँ पे जीएसटी के साथ बनाओगे। तो वहाँ बिना जीएसटी के आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पे 20 लाख या 40 लाख वाली लिमिट अप्लाई ही नहीं होती। कोई आपने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी से, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जैम पे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का ऐसी डील आपने करी जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। तो वहाँ पे 20 और 40 लाख वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन चाहे वॉलंटरी लिया हो यानी खुद से लिया हो, चाहे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर अप्लाई होता हो, रिटर्न भरने आपको ज़रूरी है। जीएसटी के जितने भी कंप्लाइंस हो सारे अप्लाई होते हैं। किसी गलत डायरेक्शन में मत जाना कि भाई नहीं मेरा तो 40 लाख का टर्नओवर अभी नहीं हुआ है तो मुझे जीएसटी नहीं भरना, मैं जीएसटी खा जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो जीएसटी के कंप्लाइंस आपको सब कुछ पूरे करने पड़ेंगे। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद चाहे आप 50 रुपए की बिलिंग करें चाहे 50,000 की करें, आपको बिल काटना पड़ेगा। उसी हिसाब से काटना पड़ेगा जो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है। रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी टाइम से सब कुछ, अदरवाइज आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और कल को जाके इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह जो भी होती है सारी चीज़ें आपको पे करनी होंगी। तो उससे बचने के लिए पहले ही सारे अपने कंप्लाइंस पूरे करके चलें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं आपने सबसे पहले ना बिल्कुल सेफ होके चलूँ, अपना एक ब्रांड बना के चलूँ। तो क्या ब्रांड बनाना ज़रूरी होता है? ब्रांड बनाना देखो
ज़रूरी तो मेरे हिसाब से होता है, लेकिन कुछ बिज़नेस में ब्रांड बनाना चाहिए ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता उसका। जैसे मान लो कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप सिर्फ़ व्हाइट लेबलिंग का काम करते हैं। लाइक कि आपके पास सिर्फ़ लोग आते हैं, वो कहते हैं भई हमारा माल बनाओ और हम अपना ब्रांड नेम से उसको बेचेंगे। तो आपको ब्रांड बना के क्या फ़ायदा है? क्योंकि आप तो डायरेक्ट डील ही नहीं कर रहे। ना तो आप डी2सी कर रहे हैं, ना बी2सी कर रहे हैं, ना बी2बी कर रहे। मतलब ब्रांड नेम में बी2बी नहीं कर रहे, वैसे तो आप बी2बी कर ही रहे हैं। तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपको एक अपना आउटलेट बनाना है, एक फूड आउटलेट बनाना है और कल को आपने सोचा कि यार मैं इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खोलूँगा, तो आपको बिल्कुल अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर आप अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे तो कोई आपका कॉपी कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आप एक बिल्कुल छोटे लेवल पे अभी काम करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है ब्रांड लेने की। सबसे पहले आप काम अपना स्टार्ट करें, कोई फालतू का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिज़नेस ही है जो कि 10, 20, 50 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप कितने ही एक्सपेंसेस कर लोगे। क्योंकि देखो सबसे पहले बिज़नेस जो है, उसका एम ये होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ हो और आपको प्रॉफ़िट हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बेकार है ऐसा बिज़नेस करना। फिर चाहे आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ही कराते रहोगे। कुछ एक मेरे पास क्लाइंट आए, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया, सारी चीज़ें ले ली। अब आगे काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कितनी अजीब सी बात है ना? तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही आप प्लानिंग करके बिज़नेस करें। तो अगर आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है। आप किसी से भी वो करा सकते हैं और हमसे कराना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले एक गवर्नमेंट फ़ीस और प्रोफ़ेशनल फ़ीस जाती है। उसके बाद आपको एक रिसीप्ट मिल जाती है जिसके बेसिस पे आप उस ट्रेडमार्क को, उस ब्रांड को यूज़ कर सकते हो टीएम लगा के। जैसे डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, आपने कई बार देखा होगा नए-नए ब्रांड बनते हैं, वो ऊपर टीएम यूज़ कर लेते हैं। तो आप उस ब्रांड को यूज़ कर पाओगे, लेकिन वो रजिस्टर ब्रांड नहीं होता, जब तक वहाँ से पीछे से रजिस्टर होके वो नहीं आएगा। आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, रिसिप्ट के 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, डेढ़ साल भी लग जाता है आराम से उस ब्रांड को रजिस्टर होने में। और बीच में अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई हियरिंग आती है, तो उसके आपको रिप्लाई करने होते हैं। उसके बाद आपका ब्रांड जो है वो फाइनली रजिस्टर होके आ जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कराइए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिना बात के खर्चे मत करिए। इसके बाद आता है बिजनेस लिंक्ड लाइसेंसेस। बिजनेस लिंक्ड लाइसेंसेस मतलब क्या होता है कि जो आपको कराने ही कराने हैं। जैसे आपने कोई फूड बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस या फसाई लाइसेंस जिसको बोलते हैं वो कराना पड़ेगा। मैन पावर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई है तो आपको पसारा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको आईसी कोड लेना पड़ेगा, है ना? तो वो तो आपके लिए फिर ज़रूरी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं तो ये तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। या फिर कोई म्युनिसिपल लाइसेंस आपको लेना है, जैसे दिल्ली में एमसीडी है तो इसका कोई लाइसेंस लेना है। यूपी में जैसे मान लो कोई नोएडा अथॉरिटी का आपको कोई लाइसेंस लेना है तो वो तो आपको लेने पड़ेंगे। उसके बिना आप काम नहीं चला पाओगे, कल को बार बार आपको परेशानियाँ होगी। तो उससे बेटर ये है कि उसको लेके चलें। इसके अलावा कुछ और भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे एमएसएमई है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, ये भी आप करा सकते हैं। आईएसओ है, आपकी सर्टिफिकेशन के लिए होता है, कि स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए होता है। उससे क्या है कि इन इन सब सर्टिफिकेट से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे जब वो आपकी कंपनी को देखते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि करंट अकाउंट से काम करें या सेविंग अकाउंट से ही काम चल जाएगा। तो देखो मैं कहूँगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस है छोटा, तो आप सेविंग अकाउंट से काम चला लो। जिसमें आप पेटीएम का क्यूआर आपने लगा दिया, फिर किसी भी ऐप का आपने क्यूआर लगा दिया, पेमेंट उसमें ले रहे हो, सेविंग में ले जा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत है, मान लो कि 1500 2000 रुपये डेली का हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार को चल सकता है। लेकिन उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपको अगर नोटिस आ जाए कल को, तो आपको उसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मना कर दो, नहीं मेरा तो छोटा काम है क्या, नहीं। आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो सेविंग में आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके का छोटा-मोटा काम आपका है। बट अगर आपकी पार्टियाँ जो हैं वो आपसे कह रही हैं कि नहीं हम तो करंट अकाउंट में ही पेमेंट करेंगे, जो फर्म के नाम से अकाउंट है उसी में पेमेंट करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि बैंक की तरफ से कोई परेशानी ना आए, तो फिर आप करंट अकाउंट ही खोल के चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फर्म के नाम से नहीं खोल पा रहे हैं, तो पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट आप खोल लें, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारी आईटीआर की। आईटीआर क्या सबको भरनी होती है, ज़रूरी होती है, क्या होता है? देखो यार, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, उसी हिसाब से ही आईटीआर का भी फंडा है। आईटीआर जो है, वो उसी को भरनी है, जो उस भरने के लिए लायबल है। लेकिन जनरली आप देखोगे, तो लोग हर कोई आईटीआर भरना चाहते हैं, क्योंकि उससे उसका फ़ायदा हो रहा है।
किसी को बैंक बैंक में किसी को लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, चाहे कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, तो बिना आईटीआर के नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा से एक निकल के चीज़ आती है कि भाई आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो बेटर रहेगा। वैसे भी 12 लाख रुपए तक की छूट है। अगर आप 12 लाख से कम की इनकम दिखाते हैं, और जनरली 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की इनकम हर किसी की होती है जो भी बिजनेस कर रहा है। तो अगर मतलब ईयरली इनकम जो है होती है, तो मैंने बताया कि अगर आप 5-7 लाख 8 लाख की अगर दिखाए थे तो उस पर टैक्स तो कुछ लगना नहीं है। अपनी आईटीआर फाइल एक बार होनी है साल में, आप उसको कर दो, बेटर रहेगा। और पहले से ही मेंटेन करके चलेंगे तो एकदम से आपको 3 साल की जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले से मेंटेन करके चले, एकदम से आप सोचोगे भाई 3 साल की आईटीआर मिल जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आईटीआर हर किसी को भरनी चाहिए, और अगर आप नहीं भी भर रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जब आपके बिज़नेस को कम से कम 1 ईयर हो जाए, या फिर वो एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए मार्च तक का, तो आप आईटीआर ज़रूर फाइल करें। मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है, ये सलाह है। इसके लिए जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है, यानी जो आपके नाम का होता है। और जो बाकी हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, ओपीसी है, इसमें अलग से उन कंपनियों के पैन कार्ड बनते हैं। तो पहले उसकी आईटीआर फाइल होती है, उसके बाद आपकी फाइल होती है, या आपके साथ के पार्टनर की होती है। तो बेसिकली अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम खर्चे में जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें, वही आपको करना चाहिए। क्योंकि फालतू के खर्चे स्टार्टिंग में लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहला आपका एम जो है वो ग्रोथ होना चाहिए। आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। आपके पास प्रॉफिट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे, वरना 2 4 6 महीने में बिजनेस को बंद कर बैठेंगे। तो अगर आपने कोई भी बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है तो आप प्रोप्राइटरशिप में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोप्राइटरशिप के बाद अगर आपको लगता है कि जीएसटी की ज़रूरत है तो जीएसटी लें, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइसेंस के तौर पे जो आपके ज़रूरी है वो लाइसेंस लें, अदरवाइज कोई लाइसेंस अगर अप्लाई नहीं होता है तो एक नॉर्मल एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है बिजनेस करने का। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्योंकि टैक्स आया था, मेरी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है जिसको हम 14 साल से रन कर रहे हैं, और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप मुझे ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगली लॉन्ग वीडियो या अगली शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।